Hi, I'm Dr. Meenu Walia, Director Medical Oncology at Max Institute of Cancer Center. आज अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कोविड-19 वैक्सीन के बारे में. It has been a year now that the world has been dealing with COVID-19 pandemic that has shook the entire world off its feet. But finally, the time has come that we all were eagerly waiting for. The COVID-19 vaccines are available, they are ready now, and so is our long list of questions. हम सबके पास बहुत सारे सवाल हैं जो हम जानना चाहते हैं इन वैक्सीन्स के बारे में. किन को वैक्सीन ये लगवानी चाहिए, हु शुड गेट इट, क्या कैंसर पेशेंट को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, किन कैंसर पेशेंट्स को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए और अगर लगवानी है तो कब लगवानी चाहिए, क्या ये वैक्सीन सेफ है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं. इस तरह से हर कैंसर पेशेंट के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं और आज हम इस वीडियो में इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, इन्हीं सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे. वैक्सीन क्या होती है? सबसे पहले हमें ये जानना है, अगर हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होती है, अगर वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के लिए, वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए नया है, तो हमारी बॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम तैयार नहीं होता है उससे फाइट करने के लिए, जो अब तक कोरोना वायरस या कोविड-19 इन्फेक्शन के साथ हो रहा था. कि ऐसे जो भी इन्फेक्शंस हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस को इतनी आसानी से पहचान नहीं पाता है और वो उसकी तैयारी में नहीं होता उसके साथ फाइट करने के लिए. तो वैक्सीन एक सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है कि हम बॉडी में कुछ ऐसे एंटीजेंस डाल देते हैं. एंटीजेंस यानी कि उस तरह के, उस इन्फेक्शन, उस ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते उसके पार्ट के या इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म डालते हो या फिर उसके किसी बॉडी के किसी प्रोटीन पार्ट के एक पार्ट ऑफ द उसका जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जो एंटीजन की तरह काम करता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को फॉरेन एंटीजन मतलब बाहर का इन्वेडर की तरह रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज मतलब जो हमें उन इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है वो एंटीबॉडीज बनाता है. सो इसी वजह से अगर हम किसी इन्फेक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पहले से जिनकी वैक्सीन्स अवेलेबल है, अगर वो वैक्सीन्स लगवाते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है और ये एंटीबॉडीज़ हमें प्रोटेक्शन देती है जब हमें सही में या हमें जब रियल में इस उसकी जो इन्फेक्शन अगर होती है तो. अब एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है, what are the types of COVID vaccines which are available? So globally अगर हम बोले तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन्स बनाई हैं और some of them have been administered also. बहुत सारी कंट्रीज में अब कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है, यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट हो गई है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हो गई है और अब हमारे भारत देश में भी करेंटली 2 वैक्सीन्स हैं जो अप्रूव करी गई हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए. एक वैक्सीन है जिसे हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं. कोविशील्ड बनाई गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका इन दोनों के द्वारा और ये भारत देश में जो सीरम इंस्टीट्यूट है, SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसमें डेवलप करी गई है, उसमें बनाई जा रही है. कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन है जो वायरल वेक्टर बेस्ड है, तो इसमें एक वायरल वेक्टर होता है, एडिनो वायरस को यूज किया गया है और उसके बेसिस पे ये वैक्सीन बनाई गई है और ये जो वायरल वेक्टर होता है ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है, उस प्रिंसिपल पे ये वैक्सीन बनाई गई है. इसके अलावा एक और वैक्सीन है हमारी कंट्री में जिसे हम कोवैक्सिन के नाम से जानते हैं. And Covaxin has been developed by Indian Council of Medical Research ICMR and भारत बायोटेक द्वारा डेवलप करी गई है. और कोवैक्सिन में क्या है, कोवैक्सिन एक्चुअली एक इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड वैक्सीन है, मतलब वायरस पार्टिकल ही है जो इनएक्टिवेटेड है
और उसको वैक्सीन के तरह से यूज़ किया जा रहा है। So both of these vaccine types have been prevalent in India. They are being used in India for quite some time now. एंड इन दोनों ही वैक्सीन्स में जो रिकमेंडेड डोज है वो 2 बार लगवाना है। इसको 2 डोजेस लगवानी है तकरीबन 28 दिन के अंतराल पे, और इनको इंट्रामस्कुलर यानी कि आईएम इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। एंड ये वैक्सीन्स हमारी कंट्री में अवेलेबल है, और इसको लगवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये स्टार्ट हो गया है प्रायोरिटी लिस्ट के बेसिस पे लगवाने के लिए। अब अगला सवाल आता है, किन सबको ये वैक्सीन मिलेगी या किन सबको ये वैक्सीन मिल रही है। सो एट प्रेजेंट द प्रपोज ग्रुप्स फॉर अर्ली फेज वैक्सीनेशन है। हम जानते हैं कि हेल्थ केयर पर्सनल जो डायरेक्टली कोविड 19 के पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, कोविड 19 के मरीजों के साथ काम कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में दिया गया है, और फर्स्ट फेज में सारे हेल्थ केयर पर्सनल के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल है। और इसी के साथ जो अभी अगले वाले फेज में ये एसेंशियल वर्कर्स और ऑल दोज पीपल हु हैव हाई रिस्क ऑफ विद हाई रिस्क मेडिकल कंडीशंस, उनके लिए ये वैक्सीन अवेलेबल होएगी। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि जिनमें हाई रिस्क मेडिकल कंडीशन है। जब हम कहते हैं हाई रिस्क मेडिकल कंडीशन है, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनमें पाया गया है कि अगर उनको कोविड 19 इन्फेक्शन हो जाती है तो वो कोविड 19 इन्फेक्शन ज़्यादा सिवियर डिग्री की होती है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, उन जिनमें कोविड 19 इन्फेक्शन ज़्यादा खतरनाक पाई गई है। जैसे कि अगर एल्डरली हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनमें कोविड 19 इन्फेक्शन हमने सबने देखा है कि पिछले जो भी ये कोविड 19 का पैंडेमिक हुआ तो एल्डरली में ये काफ़ी खतरनाक रही है ये बीमारी। इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स हैं जिसमें ये बीमारी का रिस्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा सिवियर होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे जो किडनी के मरीज़ हैं जिनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या सांस की दिक्कत है जैसे सीओपीडी जिनमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है, या फिर ओबीस लोग हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, या कुछ ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ है, हार्ट की बीमारी या डायबिटीज, एंड कैंसर इज वन ऑफ देम। जिन मरीजों में कैंसर होता है तो उन मरीजों में भी कोविड की अगर इन्फेक्शन होती है तो वो ज़्यादा सिवियर होती है, और ज़्यादा सिवियर तरह से बॉडी को अफेक्ट करती है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने के लिए वो करती है। एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स भी, हमारे अपने कैंसर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि उनको डर होता है क्योंकि अगर मेरा इम्यून सिस्टम वीक है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं कोविड 19 वो वैक्सीन लगवाऊंगा तो क्या मुझे कोविड 19 इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगी। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि इसमें आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी कोविड 19 वैक्सीन्स हैं या जो भी वैक्सीन्स हमारे पास अवेलेबल है वो नॉन रेप्लिकेटिंग होती हैं। मतलब वो पूरा वायरस भी नहीं है, वो वायरस का एक पार्ट है, जिस तरह एंटीजन का जैसे पार्ट होती हैं, और ये जो पार्ट है या फिर जो दूसरी कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है जो रेप्लिकेशन के लिए मतलब कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। और जो रेप्लिकेशन वगैरह नहीं कर सकता तो वह हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो हमें कोविड 19 इन्फेक्शन होने का इससे कोई भी डर नहीं होता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड ऑल कैंसर पेशेंट्स गेट द वैक्सीन और ओनली अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैंसर पेशेंट्स गेट द वैक्सीन। तो अगर हम गाइडलाइंस की बात करते हैं तो हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस आज की डेट पे डेवलप हो गई हैं, अवेलेबल है। चाहे हम सीडीसी गाइडलाइंस की बात करें या एनसीसीएन गाइडलाइंस की बात करें, और भी क्रेडिबल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस की करंट रिकमेंडेशंस हैं जो कहती हैं कि यस कोविड 19 वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड फॉर कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो। वाई? बिकॉज कैंसर पेशेंट्स भी एक हाई रिस्क कैटेगरी के होते हैं जिनमें अगर ये कोविड की इन्फेक्शन होती है तो वो ज़्यादा सिवियर और ज़्यादा जानलेवा होने के चांसेस होते हैं। पर हम सभी कैंसर पेशेंट्स को एक तरह से नहीं
एक ग्रुप में नहीं डाल सकते, बिकॉज यस कैंसर पेशेंट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के होंगे। कैंसर पेशेंट्स, कुछ कैंसर पेशेंट्स होंगे जिनमें अभी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ होगा या फिर जिनका ट्रांसप्लांट हो रहा होगा, तो हमें हर कैटेगरी के लिए डिवाइड करने पड़ेंगे। सो अगर आप कैंसर पेशेंट हैं और आपका रिसेंट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर यू आर अंडरगोइंग अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या ऑटोलॉगस या एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है, सो आपको एटलीस्ट ट्रांसप्लांट के बाद तक कम से कम 3 महीना वेट करना चाहिए वैक्सीन लगवाने से पहले। इसी तरह से अगर आपको रिसेंटली कार टी सेल थेरेपी दी गई है, तब भी आपको अभी वैक्सीन नहीं लगवानी है। एटलीस्ट कार टी सेल थेरेपी के बाद आपको मिनिमम आज की रिकमेंडेशंस के अनुसार 3 महीने वेट करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंसर पेशेंट्स होंगे जो हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज से सफ़र करते हैं, जैसे लुकीमिया, ब्लड कैंसर, एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया, और उनका काफ़ी इंटेंसिव इंडक्शन रेजिमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी वगैरह चल रहा है। तो अगर आपकी इंटेंसिव कीमोथेरेपी चल रही है तो आपको तब तक डिले करना होता है जब तक आपकी एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट मतलब टीएलसी की थोड़ी रिकवरी ना हो जाए। जब आपके काउंट्स बढ़ेंगे या टीएलसी रिकवरी होएगी, उसी फेस में आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। जब आपके काउंट्स काफ़ी कम है, उस फेस पे वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। पर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो काउंट्स वगैरह या मैरो इस वजह से काम नहीं कर रहा बिकॉज डिजीज़ है और इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि उनकी रिकवरी मतलब उनकी अभी डिजीज़ की वजह से है और उनमें रिकवरी अभी होने के चांसेस मतलब उनमें टाइम लगेगा और काउंट्स इतनी जल्दी रिकवर नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में यस, जब भी वैक्सीन अवेलेबल होती है उन केसेस में वैक्सीन को लगवा लेना चाहिए। कुछ कैंसर के पेशेंट्स होंगे जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी पे है, मतलब उनकी शायद कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई है पर वो मेंटेनेंस थेरेपी पे है, जैसे टारगेटेड में एजेंट्स चल रहे हैं उनके क्रॉनिक ल्यूकीमियाज के, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज के, या कोई और मेंटेनेंस थेरेपी चल रही है। तो ऐसे पेशेंट्स को यस, वैक्सीन जब भी उनकी कंट्री में अवेलेबल होएगी, जब भी उनको अवेलेबल होएगी, उनको लगवा लेनी चाहिए ज़रूर। अब हम आते हैं सॉलिड ट्यूमर्स के बारे में, मतलब नॉन हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में। तो जितने सॉलिड ट्यूमर्स के मरीज हैं, जैसे कि चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर होए या ओवरी का कैंसर होए, जो बाकी कैंसर्स हैं, और अगर उनकी एक्टिव कीमोथेरेपी चल रही है, तो यस, इवन ड्यूरिंग थेरेपी वैक्सीनेशन कैन बी गिवन, बट दे शुड डिस्कस विद देयर डॉक्टर जब उनके काउंट्स न्यूट्रोपिनिक फेस में ना हो, जब उनका काउंट्स वगैरह रिकवर हुए हुए हैं, टीएलसी रिकवर्ड हुआ है, तो उस फेस में आप अपने डॉक्टर से बात करिए, आपको वैक्सीन लगवाने की रिकमेंडेशन मिलेगी। इसी तरह से बहुत सारे कैंसर के मरीज होंगे जो टारगेटेड थेरेपी या फिर चेक पॉइंट इम्यूनोथेरेपी पे होंगे, चेक पॉइंट इनिबिटर्स पे होंगे। इनको भी वैक्सीन, जब भी उनकी वैक्सीन रिकमेंडेड अवेलेबल होती है, उनको लगवा लेनी चाहिए। पेशेंट्स जिनमें रेडिएशन चल रही है, तो उनमें भी अगर उनके काउंट्स कम नहीं है तो उनको वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। एक दूसरा सवाल आता है कि अगर आपकी कैंसर सर्जरी पोस्टेड है और आपको वैक्सीन लगवाने वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी मेजर सर्जरी पोस्टेड है तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए बिटवीन सर्जरी एंड द डेट ऑफ वैक्सीनेशन बाय अ फ्यू डेज, सो दैट इज समथिंग दैट कैन इजीली बी प्लान्ड। कैंसर पेशेंट्स ही नहीं बल्कि कैंसर पेशेंट्स के नियर एंड डियर मतलब केयर गिवर्स और उनके जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर वो 16 साल से ऊपर हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी भी हमारी ये जो इंडियन वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि ये वैक्सीन बड़ी जल्दी मार्केट में लॉन्च करनी पड़ी है इस पैंडेमिक को देख के, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनमें जनरली कैंसर पेशेंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। बट येस, इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दिस कि क्योंकि ये आने वाले टाइम में बड़ी देर तक इंक्लूड होंगे भी नहीं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दिस
we still, most of the guidelines, they recommend that these vaccines should be given for cancer patients. Why? Because cancer patients, if they get this infection, are at a higher risk of getting severe infection. अब वो सवाल जो हम सबको एक तरह से बार-बार चिंतित करता है, वो ये होता है कि क्या ये वैक्सीन सेफ है? क्या ये वैक्सीन्स को, क्योंकि बहुत जल्दी से ये मार्केट में लॉन्च करी है, इस पैंडेमिक को देख के बहुत जल्दी-जल्दी आई हैं, शायद इतना लंबा जितना जो नॉर्मल वैक्सीन्स में ट्रायल्स होते हैं, उतने ज़्यादा ट्रायल्स होने का हमें टाइम नहीं मिला है। तो क्या ये वैक्सीन सेफ है? क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं? तो यस, व्हाटएवर रिजल्ट्स आर अवेलेबल, वो भी काफ़ी मतलब अच्छे संख्या में रिजल्ट्स अवेलेबल है। तो यस, ये वैक्सीन्स आज की डेट में काफ़ी सेफ मानी जा रही हैं। इनमें सेफ्टी कंसर्न्स हमें ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ इनमें यस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट जितने भी लोगों में ये वैक्सीन्स दी गई हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल और बहुत कम पाए गए हैं, और वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बल्कि लोकल पेन की तरह या थोड़ा दर्द वगैरह की तरह आए हैं। कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आज की डेट में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं? क्योंकि ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, डेल्टॉइड बोन में, मतलब वो आईएम इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती है। तो हो सकता है आपको इंजेक्शन वाली जगह पे थोड़ी पेन हो जाए, थोड़ा रेडनेस हो सकती है, थोड़ी सूजन हो सकती है, या वहाँ पे इचिंग वगैरह हो सकती है। एक आध दिन के लिए आपके आर्म में हो सकता है आपको थोड़ा महसूस हो, थोड़ी स्टिफनेस महसूस हो। और इवन शरीर में दर्दे या सिर दर्द या हल्का-फुल्का बुखार हो पाया गया है एक आध दिन के लिए, या थकान वगैरह हो सकती है। तो ये छोटे-छोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो वैक्सीन के बाद कई पेशेंट्स में थोड़ा बहुत रिपोर्ट किए गए हैं, वॉमिटिंग वगैरह, टेंडरनेस, पेन वगैरह। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि थोड़ा एक आध थोड़ी बहुत थकान वगैरह रह सकती है। पर कोई भी ज़्यादा खतरनाक कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। सो नाउ फाइनली वी कम टू व्हाट आर द करंट गाइडलाइंस फॉर कैंसर पेशेंट्स। तो अगर हम सारी करंट गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस की बात करते हैं, तो नेशनल एनसीसीएन क्या कहता है, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क कहता है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन एडवाइजरी कमेटी बनाई है उन्होंने, और एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन है कि वो स्ट्रांगली फील करती है कि कोविड-19 वैक्सीन शुड बी गिवन टू ऑल कैंसर पेशेंट्स, और ना केवल कैंसर पेशेंट्स को, बल्कि उनके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स और उनके केयर गिवर्स को भी देनी चाहिए whenever they are eligible to receive the vaccine. And yes, the committee also recognizes that कि clinical data बहुत limited है cancer patients में इन vaccines का, but yes, still the committee feels that cancer patients should be vaccinated and they should be given the high, as a high priority group, क्योंकि इनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है और इसमें इन्फेक्शन को ज़्यादा खतरनाक होने का भी रिस्क रहता है। लेट्स सी कि एस्मो की क्या रिकमेंडेशंस है। एस्मो यानी कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट 2021 की गाइडलाइंस कहती हैं कि कैंसर पेशेंट्स को वैक्सीनेट ज़रूर कराना चाहिए कोविड वैक्सीन से, रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर इंडिकेशन। मतलब अगर उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है या उनमें कोई और प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी क्योंकि उनमें कैंसर है, दैट मीन्स कि दे आर अ हाई प्रायोरिटी ग्रुप, उनमें कैंसर रहा है, उनकी इम्यूनिटी कम है, उनको ज़रूर वैक्सीनेट कराना चाहिए। ऑल्दो वैक्सीनेशन के बाद कमेटी ये भी रिकमेंड करती है कि ऐसे पेशेंट्स में हमें कुछ ज़्यादा सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग करनी चाहिए टू लुक फॉर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और वैक्सीनेशन कि सिर्फ हमें थोड़ी-सी ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी टू लुक एट कि उन्होंने कैसे टॉलरेट करा। इसके अलावा जो पेशेंट्स, अगर वो किसी, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में एनरोल्ड होते हैं। अगर वो क्लिनिकल, क्योंकि उनकी ऑप्शंस खत्म हुई या फिर वो किसी क्लिनिकल ट्रायल के भागीदार हैं, तो जनरली मोस्ट जो क्लिनिकल ट्रायल्स में कुछ और, ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स कुछ और वैक्सीन वगैरह अलाउड नहीं होती है। तो इवन द कमिटी फील्स दैट
the patients who are part of the clinical trials should not be deprived of COVID-19 vaccination. Rather, efforts should be made कि क्लिनिकल ट्रायल आज की डेट में जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं उनमें भी अगर हम कॉन्करेंट कोविड-19 वैक्सीन को इन्वॉल्व करके उन प्रोटोकॉल्स में इंक्लूड किया जाए। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की गाइडलाइंस, एस्को गाइडलाइंस क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू एस्को गाइडलाइंस, patients with cancer should be offered vaccination. They may be offered vaccination against COVID-19 जब तक कि as long as the components of the vaccine are not contraindicated. अगर वैक्सीन के कोई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमें मालूम है कि पेशेंट को कोई एलर्जी नहीं है तो उनको ज़रूर उनको वैक्सीनेट लगवा सकते हैं या उनको वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है जो हर आदमी आज की डेट में पूछ रहा है कि अगर मैंने वैक्सीन लगवा ली है तो क्या मुझे कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं होएगा? इज वैक्सीन अ सफिशिएंट प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन? सो इसका आंसर ये है कि यस, अगर आपने कोविड-19 वैक्सीन लगवा ली है तो आप में शायद इन्फेक्शन अगर होएगा तो वो बहुत सिवियर नहीं होएगा, उसके अगेंस्ट थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन एक आम आदमी के जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उसके मुकाबले में प्रोटेक्शन ज़्यादा होएगी। बट हम आज की डेट पे ये नहीं कह सकते कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली है तो आप इम्यून हो जाएंगे कोविड-19 इन्फेक्शन से। 100% इम्यूनिटी कोई भी वैक्सीन आज की डेट में नहीं दे रही है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर इज कि यस, वैक्सीन लगाने के बाद भी हम नहीं कह सकते कि हमें मास्क नहीं लगाना या हमें कोविड-19 के रेगुलर प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें अपना फेस मास्क ज़रूर यूज़ करने हैं। हमने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और गुड हैंड हाइजीन वगैरह के जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे के सारे ज़रूर उनको भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी कि अगर हम मान के चले कि जैसे हम अगर कोई कार ड्राइविंग वगैरह करते हैं, एक मैंने एक वो देखा था कि अगर जैसे सीट बेल्ट आज की डेट में वैक्सीन कैन बी इक्वेटेड टू कोविड वैक्सीन कैन बी इक्वेटेड टू अ सीट बेल्ट और अ हेलमेट प्रोटेक्शन। इट डजंट गारंटी कि आपका एक्सीडेंट नहीं होएगा, पर यह है कि यस, शायद एक्सीडेंट अगर होता भी है तो आपको प्रोटेक्टिव एलिमेंट रहेगा, आपको शायद उसका इम्पैक्ट कम होएगा, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह कम होंगे। So, personally, as a healthcare worker, I have also received my first dose of the vaccine, and I will want to convey to all that I haven't faced any side effects and I am sitting absolutely fit and fine in front of you. तो वैक्सीन से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर है। और anyway we have to know that it is very important to be part of this chain to get vaccinated so that we can fight with this pandemic, and we should take the vaccine drive seriously. Hope आप सबको ये जो आज हमने इंफॉर्मेशन शेयर करी इस वीडियो में वो यूज़फुल लगी, और अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।